हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। देखिए, आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। तो ये कैसे कैसे इवॉल्व हुई, पहली स्टेट जो थी वो कौन सी बनी थी इंडिया में, तो ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ ना तो इंडिया में दो तरह की स्टेट होती थी। एक थी ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट। तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी ना, यहाँ पे डायरेक्ट रूल ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था। यहाँ पे कोई भी राजा नहीं होता था। लेकिन अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को देखें ना कि वहाँ क्या होता था, तो वहाँ पे राजा तो जरूर था, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता था। अब देखो, एक एक्ट आया जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इस एक्ट में ना लिखा गया था कि भाई हमने दो कंट्रीज बना दी हैं, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स बची है ना, उनके पास तीन ऑप्शन दे दिए कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या अगर आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं ना करना चाहते तो आप इंडिपेंडेंट रह लो। अब देखो, जब ये एक्ट आया ना तो टोटल इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट थी, जिन सबके पास ऑप्शन था कि इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते थे, वो पाकिस्तान को भी कर सकते थे और वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। तो 552 में से ना 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो तीन थी उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं करना इंडिया को ज्वाइन। अब वो स्टेट तीन कौन सी थी, तो वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अब देखो, सरदार पटेल जी के होते हुए ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि कोई प्रिंसली स्टेट इंडिया से बाहर चली जाए। तो हैदराबाद पे पुलिस एक्शन करवाया उन्होंने, और जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया, और कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। देखिए, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है कि वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं। अब देखो, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? देखो, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था, और इसमें क्या करना पड़ता था, इसमें जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया में ज्वाइन करना चाहती है ना, उसे सिग्नेचर करने थे अपने। तो कश्मीर पर अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। तो उस टाइम जो महाराजा हरी सिंह थे ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी से हेल्प लेने आए थे कि भाई हमें हेल्प करो, हमें सपोर्ट करो। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे, लेकिन उससे पहले आप कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाओ। तो उस टाइम पे ये सिग्नेचर हुए हैं। अब देखो, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी ना, वो इंडिया को ज्वाइन कर गई, लेकिन इन सबको हमें क्लासिफाई करना था। तो उसी क्लासिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ये पार्ट्स में डिवाइड करा, चार पार्ट बनाए गए थे, पार्ट ए से लेके पार्ट डी तक। पार्ट ए में उन प्रोविंसेस को रखा गया ना जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो थी वो डायरेक्टली रूल कर रही थी। पार्ट बी में उन्हें रखा गया जो जहाँ पे राजा महाराजा वगैरह रूल करते थे और जो कानून भी बनाते थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर स्टेट रखी गई, इसको आप ऐसे मानो कि आज के टाइम की यूटीज थी ये। और पार्ट डी में रखा गया अंडमान एंड निकोबार को। अब देखो, ये जो क्लासिफिकेशन थी ना, ये हुई थी 1947 में। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ही ना साउथ इंडिया से आवाज उठने लगी कि भाई आपका ये तरीका हमें पसंद नहीं आया स्टेट्स बनाने का। आप क्या करो कि स्टेट्स को बनाओ, लेकिन किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे बनाओ। एग्जाम्पल मानो कि जो लोग मराठी बोलते थे उनके लिए डिमांड हो रही थी कि भाई महाराष्ट्र अलग से स्टेट बना दो। जो लोग गुजराती बोल रहे थे उनको गुजरात दे दो। मतलब ऐसे डिमांड उठी कि लैंग्वेज के बेस पे आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो। तो इन डिमांड्स की वजह से ना 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाई जिसको बोलते हैं धर कमीशन। अब धर कमीशन क्यों है? क्योंकि जो इनके चेयरमैन थे ना, वो एस के धर थे। इस कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि सारा स्टडी कर लिया कि हाँ जी ऐसा हो सकता है कि नहीं होता। तो इन्होंने उसमें क्लियरली मना कर दिया कि भाई लैंग्वेज को हम बेस नहीं मान सकते। अगर आपने बेस मानना ही है ना, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को मान लो कि अगर जो आपको कन्वीनियंट है उस हिसाब से आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो, लेकिन लैंग्वेज बेस नहीं हो सकता। क्यों लैंग्वेज बेस नहीं हो सकता? क्योंकि अगर लैंग्वेज बेस कर लिया तो इससे हमारी जो देश है ना, उसकी यूनिटी को खतरा हो जाएगा। देखो, इस रिपोर्ट के आने के बाद ना जो वहाँ के लोग थे साउथ के, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। तो जो कांग्रेस थी उसने 1948 में एक नई कमेटी बनाई कि भाई दोबारा से आप इस पे सारा स्टडी करो कि हम लैंग्वेज को बेस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। इस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। अब इसका नाम जेवीपी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ना तीन मेंबर थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे वल्लभ भाई पटेल जी, और तीसरे हैं पटाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने भी टोटली मना कर दिया कि भाई हम लैंग्वेज को बेस नहीं रखेंगे अगर हमने स्टेट्स बनानी है। लेकिन फिर क्या होता है, अक्टूबर 1953 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पहली स्टेट बनाती है लैंग्वेज के बेस पे, और उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। अब देखो, जितनी भी कमीशन या कमेटी बने थे उन सब ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को नहीं बनाया जा सकता। फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पर एक स्टेट बना दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन था कि एक ना कांग्रेस पर्सन थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु।
इन्होंने क्या किया, ये स्ट्राइक पर चले गए थे, ये 56 दिन तक भूखे रहे थे और 56वें दिन इनकी डेथ हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था उस टाइम गवर्नमेंट पे, इसीलिए गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को फर्स्ट स्टेट बनाया था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब देखो, जब आंध्र प्रदेश स्टेट बन गई ना लैंग्वेज के बेस पे, तो हर लोगों को ना मन में होने लग गया कि भाई हमारी भी तो अपनी लैंग्वेज है, हमें भी अलग से स्टेट चाहिए। और वो ना गवर्नमेंट से डिमांड करने लग पड़े कि भाई हमें अलग से स्टेट दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कमीशन को अपॉइंट करा जिसका नाम है फैजल अली कमीशन, और इस कमीशन के चेयरमैन थे फैजल अली जी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि ठीक है, आप लैंग्वेज को आधार मान सकते हो अगर आप राज्य बनाना चाहते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अकेला लैंग्वेज देखो और अलग से स्टेट बना दो। मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट फैजल अली ने दिया था, तो इसका आंसर है नहीं। अब देखो, इस कमीशन ने ना कुछ और सजेशन दिए थे, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो आपने फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन कर रखी है ना प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उसको खत्म कर दो। उसकी जगह पे आप 16 स्टेट और 3 यूटीज बना दो। अब देखो, जो फैजल अली कमीशन ने जितनी भी सजेशन दिए थे ना कि आप ऐसा करो, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसी के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी, जिसमें उन्होंने जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन कर रखी थी ना उसको खत्म कर कर 14 स्टेट 6 यूटीज बनाई थी 1 नवंबर 1956 को। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।